हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग क्लैट 2024 की तैयारी में लग चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारी नई बैच के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर आप उसमें मिस कर चुके हो अप्लाई करने के लिए, तो प्लीज फटाफट अप्लाई करिए भैया, आज लास्ट डेट है, ठीक है ना। कल उसका टेस्ट है, परसों उसका इंटरव्यू है और उसके बाद नया बैच चालू हो रहा है 5 तारीख से। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि कैसे क्लैट 2024 की तैयारी करनी चाहिए। सक्सेस बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल सी। रोज रोज थोड़ा थोड़ा काम सही तरीके से अगर कर दिया जाए तो बिल्कुल फायदा होता है दोस्तों। और वही मुद्दों के ऊपर मैं आज बात करूंगा। इतना सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको रोज क्या करना है और ये एग्जाम कैसे सक्सेसफुली क्लियर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं हर साल इस एग्जाम को लिखता हूं, ठीक है। दिस ईयर ऑल्सो आई अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई गॉट 90 मार्क्स, ठीक है। माय ऑल इंडिया रैंक वाज 277, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके साथ भी लिखूंगा वापस एग्जाम, ठीक है। पर यहां पे मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे क्लैट की तैयारी करते हैं। दोस्तों क्लैट की तैयारी बहुत सिंपल तरीका होता है ना। थोड़ा मेहनत का काम, थोड़ा सिंपल तरीका, है ना। थोड़ा मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस, सही स्किल्स, बस हो गया काम आपका। ये सुनो, चलिए बढ़िया दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हम जिन एग्जाम्स को देने के बारे में बात कर रहे हैं उसका एक टाइम फ्रेम समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, विच मीन्स मार्च के बाद आप 12th स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे, तो आपके लिए जो सबसे पहली एग्जाम आएगी वो आपकी होगी एलेट और उसके बाद क्लैट। ये दोनों एग्जामिनेशंस आपको मिलेगी दिसंबर महीने में। दिस विल टेक प्लेस इन दिसंबर 2023। दैट्स द फर्स्ट थिंग, विच मीन्स आपके पास अभी से लेकर रफली 1 साल का टाइम अवेलेबल है। इस एग्जाम के लिए 1 साल अवेलेबल है, ठीक है। स्लैट, महाराष्ट्र सीईटी, ठीक है, ये सब एग्जामिनेशंस आपको मिलेगी मई में या जून में। तो इसके लिए आपके पास काफी लंबा समय, 1.5 साल अवेलेबल है। एलसेट साल में 2 बार होती है, जनवरी में और जून में। तो इसमें भी आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, ठीक है। और जो बाकी स्टेट लेवल की एग्जाम्स होगी ये सब होने वाली है मई में। सो बेसिकली कहने का यह मतलब है कि आपको सबसे पहले एकदम क्लीन वे में फोकस करना है दिसंबर की 2 एग्जाम्स के लिए। वन इज एलेट, अदर इज क्लैट। और मेजर फोकस क्लैट का रहेगा, ये सुनो, ठीक है। बिल्कुल वाजिब बात है क्योंकि क्लैट के पास ज्यादा सीटें हैं तो उसी के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आपके पास 1 साल का टाइम है। अब इन सब एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है वो भी क्विकली देख लेते हैं। इन सब एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है 5 सेक्शंस, लीगल, लॉजिकल, कॉन्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। ये 5 एरिया पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, लीगल के 40 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल के 30 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 15 क्वेश्चंस होंगे, जीके के 35 क्वेश्चंस होंगे और आरसी के 30 क्वेश्चंस होंगे। ये होगा आपका आरसी और सब कुछ पैराग्राफ में दिया गया होगा, है ना। और वो पढ़ के आपको एग्जाम देना है। एक तरीके से ओपन बुक एग्जाम है ये। सुनो दोस्तों, एक तरीके की ओपन बुक एग्जाम है। 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, राइट करने के 1 मार्क, लेकिन से नेगेटिव करने के 0.25। अब आप समझ सकते हैं कि, है ना, अब जो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया कि मेरा स्कोर आया 90 और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 277, ठीक है। विच मीन्स आपको यह पता चलना चाहिए कि आपको एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, है ना। 150 क्वेश्चन में से आप कितने अटेम्प्ट करोगे तो जाकर ये स्कोर पे पहुंचोगे। दोस्तों जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारी एक्यूरेसी बहुत बड़ी नहीं होती है। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो अगर मैं बताऊं तो आपकी एक्यूरेसी होती है 80%। अगर मुझे 90 स्कोर चाहिए और 80% अगर मेरी एक्यूरेसी है तो मेरे अटेम्प्ट होने चाहिए 115, 116 के आजू बाजू।
ये तो मेरे बेस्ट केस सिनारियो में है, मतलब मेरे को 120 मिनट में मिनिमम 120 125 अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, उससे कम अटेम्प्ट में काम नहीं चलने वाला है। विच मीन्स ये एग्जाम मेरी काफी स्पीड की एग्जाम है, और साथ में मुझे एक्यूरेसी भी चाहिए ना भाई, है ना। मैं पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन तो कर लूं, पर उसमें से मेरे 50% ही राइट हो जाए तो मेरा एडमिशन तो कहीं पे भी नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों, है ना। चलिए बढ़िया। तो ये एक समझदार बच्चा जब कोर्स के शुरुआत के पहले ही इन सब बातों को पकड़ लेगा और उसके मुताबिक वो अपनी तैयारी पे ध्यान देगा। दोस्तों इसके बाद आपके पास बनेगा स्लैट, उसके बाद आपके पास बनेगा एनएचसीईटी, और उसके बाद आपके पास होगा एलसेट। ये सब एग्जामिनेशंस बाद में आती है, ठीक है, तो हम उधर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा फोकस है अभी क्लैट, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों लॉ करियर में जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर ये लोग पेपर बनाते हैं। ये सुनो, ठीक है, जैसे इस साल का पेपर या हर साल का पेपर, अभी तक जो नए पैटर्न के पेपर आ गए वो हो गए 4 पेपर्स। क्लैट में 2020 में नया पैटर्न आया, फिर 2021, फिर 2022 और फिर 2023, ठीक है ना। 4 पेपर आ चुके हैं। इन 4 पेपर में उन बच्चों का एडमिशन होता है जिन बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत अच्छा है, जिनकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, जिनका रिटेंशन पावर अच्छा है कि वो पढ़ लिया एक बार और उसको याद है, वो अगर अच्छा है तो बिल्कुल वो आसानी से काम कर पाता है। दूसरा, उस बच्चे का एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है भाई। गवर्नेंस क्या होता है, जुडिशरी कैसे काम करता है, इलेक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, आईएमएफ कैसे काम करता है, इकोनॉमी चलती कैसे है, किस तरीके से लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, कितना लगाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज। क्या बोलते हैं इसको? जनरल नॉलेज। ये सुनो, तो दोस्तों ये हो जाता है आपका जनरल नॉलेज का कहानी। अगर आपके पास उसकी कैपेसिटी है, एंड दैट टू अंडरस्टैंडिंग, रट्टे मारने की बात नहीं है, सिर्फ समझना। आप में से बहुत सारे लोग जीके और करंट अफेयर को ऐसा सोचते हैं कि उस आदमी का नाम कैसे याद रहेगा, वो लोकेशन कैसे याद रहेगा, वो कंट्री के बारे में मुझे कैसे, ऐसे मत समझिए। ये समझिए कि ये देश, ये पूरा वर्ल्ड चलता कैसे है, उनके सिस्टम क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, रिलीजन के ऊपर डिपेंड करती है, डेमोक्रेसी या उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके ऊपर, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, ठीक है ना, ये सब संस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नजरिए से अगर आप देखोगे तो पक्का फायदा होगा। ये सुनो, तो अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हो, आपका वोकैब का लेवल अच्छा है, आपकी रीडिंग अच्छी है, आपको जो भी कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल दिया गया है आप समझ पाते हो, आपको सोसाइटी को समझने में कंफर्ट है। अब ये कंफर्ट होता नहीं है, डेवलप करना पड़ता है। रीडिंग स्पीड होती नहीं है, डेवलप करनी पड़ती है। मैं भी एक जमाने में मेरी रीडिंग स्पीड बहुत बुरी थी, ठीक है, मुझे वोकैब समझ में नहीं आती थी, तो धीरे धीरे मैंने उसको अपग्रेड किया ना, ठीक है। तो दोस्तों आप भी उस तरीके से करेंगे। फिर आपको चाहिए लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल थिंकिंग। दोस्तों अगर आप हर चीजों में लॉजिकल चीज कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हो, जब कोई आर्ग्यूमेंट करता है आप उसकी बातों को समझ पाते हो, उनके कनेक्शन डेवलप कर पाते हो, कंक्लूजन पे अगर कोई जाता है उसके में फ्लॉ ढूंढ पाते हो, बहुत अच्छी बात है। ये स्किल बनानी पड़ती है। यू मस्ट लर्न इंडक्टिव रीजनिंग, यू मस्ट लर्न डिडक्टिव रीजनिंग। ये सुनो, ये आपको चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा रिसर्च एंड एन आई फॉर डिटेल चाहिए। रिसर्च का मतलब आपके सामने कुछ एक ऐसे राइटअप देके रखा है, उसमें से कौन कौन से पैरामीटर में कौन कौन सी चीजों को किस तरीके से इंपैक्ट होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, विच मीन्स उसका इंपैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली आप ढूंढ पाने चाहिए कि भैया कितना कोने कोने में इंफॉर्मेशन है। एग्जामिनेशन में यही तो चाहिए। डेट आपने ढंग से नहीं पढ़ी, आपने जो मटेरियल फैक्ट लॉजिकल रीजनिंग में दिया था या लीगल में दिया था, आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया, तो बिल्कुल पंगा है। दोस्तों प्रेशर को हैंडल करना, स्ट्रेस को हैंडल करना, जब आप तैयारी चालू करेंगे तो बिल्कुल सब मजेदार कोर्टशिप पीरियड होगा, तो सब अच्छा अच्छा चलेगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब ज्यादा टफनेस आएगी। उस टफनेस में जब आप मॉक टेस्ट दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो आपके स्कोर नहीं आएंगे। जैसा आप सोचते हो वैसा आपका स्कोर नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे फिर आप उस समय पे?
दुखी होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे है ना इस पूरी दुनिया में ऐसे उतार चढ़ाव की दुनिया में जाते एकदम, ठीक है, और बड़ा परेशानी में रहते हैं। पर जो बच्चे इन प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, जो बच्चे इस स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, और स्ट्रेस सब जगह से है ना, आपके टीचर से है, आपके खुद से है, पेरेंट्स से है, ठीक है, स्कूल से है, स्कूल का पढ़ाई भी करना है साथ साथ में, तो जो बच्चे इसको मैनेज कर पाएंगे उनको बड़ा फायदा होगा। और जो लोग अनसर्टेनिटी को सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, एग्जाम्स आती है, एग्जाम्स के अंदर जो पेपर पैटर्न होता है वो फिक्स थोड़ी होता है, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें अनसर्टेनिटी होती है। जैसे इस साल इन मैथमेटिक्स के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे वो पूरे अनसर्टेन थे, ठीक है, और उसके अंदर आपका रिस्पॉन्स कैसा है ना, वो ये डिमांड ये चेक करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि किस बच्चे को हम एनएलयू में ले और किस बच्चे को यहां से निकाल दे। बहुत सिंपल सा गणित है, समझ आया दोस्तों? तो आपको क्लैट की तैयारी में ये एटीट्यूड, ये स्किल सेट, ये माइंडसेट चाहिए। अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि पिछले 4 साल के पेपरों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रही, पिछले 4 साल के पेपरों में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर मैं बताना चाहूं तो मैं कहूंगा इट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। जो बच्चों ने आखिरी में बिल्कुल दिलो जान लगाया, बहुत मेहनत करी, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो बच्चों ने लंबे समय तक रोज रोज कंटिन्यूअस मेहनत करी है, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्या आप ऐसे बच्चे बनना चाहते हैं कि या आज आप थोड़े मोटिवेटेड है, ठीक है, बहुत तगड़ी तरीके से आज काम चालू करोगे, फिर बीच में छोड़ दोगे, फिर वापस एग्जाम आएगी तो और आग लगेगी और मेहनत करोगे? ना जी भैया, ऐसे बच्चों का काम नहीं है ये। यह उन बच्चों का काम है जो रोज रोज मेहनत करते हैं, बगैर डरे, बगैर थके, बगैर हारे। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, सक्सेस इज वेरी सिंपल but it requires systematic steps. Simple सा गणित है। There are so many students who had lot of biases, who committed lot of blunders. I'll give you a few of them. कुछ लोगों का बायस होता है, कैसा? पढ़ाई के दौरान। हाँ, वो क्या पढ़ने से क्या ही होता है, वो क्या हम करेंगे तो क्या ही होगा हमारा, ठीक है सर, हम तो कौन कैसे करेंगे, हम कौन छोड़े थे, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं लॉ करने के लिए, हम काहे को करेंगे ये सब चीज, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर लीगल के अंदर है ना मेरा डिसीजन मतलब मेरा कंक्लूजन 2 ऑप्शन में से तो मतलब मैं निकाल देता हूं, पर 2 ऑप्शन बच जाते हैं मेरे लिए, अब मैं उससे आगे बढ़ नहीं पाता हूं, सर लॉजिकल तो समझ ही नहीं आता है। अब पता नहीं मन में फिक्स करके रखे हैं दोस्तों एक चीज, अगर आपके मन में, अगर आपको ड्रिल कर देनी हो, मन में बिठा लेनी हो, जो आपके सक्सेस के लिए जो आपको मदद करेगी, वो एकमात्र चीज है कि इस क्लैट की परीक्षा में जो भी चीजें आएगी, जो भी हर्डल्स आएंगे, वो सब हर्डल्स आपको बहुत सारी नई चीज सिखाकर जाएंगे। वो हर्डल्स आपको ये बताते हैं कि आपको अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है। हम सीखेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे, हम ट्रेन करेंगे अपने आप को और उसके मुताबिक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई चीज पढ़ ली और तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है, कभी नहीं होता है। समझ आया आपको? इज दैट वेरी क्लियर? चलिए बढ़िया। तो दोस्तों जो बायसेस नहीं रखने हैं, ब्लंडर क्या करे बच्चों ने? सबसे बड़ा ब्लंडर एग्जाम स्पीड की है, बच्चे स्पीड के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। एग्जाम देकर आए, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारा 80 का मार्क्स आएगा? सॉरी, नॉट पॉसिबल। तुम्हें चाहिए 120, 130, 140 का अटेम्प्ट। ब्लंडर कर रहे बच्चों ने, करंट अफेयर की तैयारी रोज रोज नहीं कर रहे, एग्जाम क्या 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कंपेंडियम पकड़ पकड़ कर उसको सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा ब्लंडर, मॉक टेस्ट देते तो रहते थे, पर मॉक टेस्ट को जो सही तरीके से रिव्यू करना, एनालाइज करना, उनमें से अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू निकालना, उसमें से वीक आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बिल्कुल गलत कर देते थे। तो यह है गलतियां दोस्तों, ये आप नहीं करिएगा। बिल्कुल वापस देखिएगा इस वीडियो को, स्पेशली ऑन दिस बायसेस एंड ब्लंडर वाले पार्ट को। ये सबको जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये कुछ ही लोगों को समझ में आता है। फिर आता है आपका हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करना। बहुत सारे लोग
हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भैया, एक साथ भीड़ में एक जगह चले गए। ठीक है दोस्तों, ये समझना, आपको अपनी एग्जाम में आपको अपने आप को क्लैट के बड़े लेवल तक लेकर जाना है। ऐसा कोर्स ज्वाइन करिएगा जो आपकी कैपेबिलिटी को भापे और आपको आगे बढ़ाए, नहीं कि सब लोगों के लिए एक सेम तरीके की बात है। ना जी, ना जी, ना जी। मैं इस बात में कतई विश्वास नहीं करता हूं कि हर्ड मेंटालिटी से आपका सक्सेस आएगा। आप अलग हो, पर आपको एक पर्टिकुलर वे पे डेवलप करना है। आपको साइकोलॉजिकली आगे बढ़ना है। हम आपकी साइकोलॉजिकली डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी विचारधारा। आपको चाहिए अगेन से स्किल्स डेवलप करना, आपको चाहिए नॉलेज गेन करना, ये सब हो। आपका एटीट्यूड बनना चाहिए, ये सब हो। और आपकी हैबिट बननी चाहिए, ये सब हो। इन सब चीजों के ऊपर हम आपके लिए काम करते हैं। इट इज नॉट जस्ट कंप्लीशन ऑफ अ सिलेबस इज द गेम ऑफ द आवर। नो 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 नो। तो दोस्तों, हम इस साइंटिफिक अप्रोच, एक साइंटिफिक सिस्टम पे चलते हैं जो रिएक्टिव नहीं है पर रिफ्लेक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब है कि भैया सामने जो चीजें दिखी उसके सामने बच्चे ने नी जर्क रिएक्शन कर दिया और वो रिएक्शनरी हमेशा काम करता है। और यंग बच्चे, आपके जैसे यंग बच्चे 11th में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले ज्यादातर इसी नी जर्क रिएक्शन में काम करते हैं। आपको ट्रेन करना उस साइंटिफिक मेथड के ऊपर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। हम वो चीज को बिल्कुल ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं आपको बता दूं वापस, है ना, इंटेलिजेंस पर सेकंड का गेम है। एवरी सेकंड मैटर्स। ठीक है, आप उस 2 घंटे के अंदर पानी का भी ब्रेक नहीं ले सकते हो, उतना तेज स्पीड चाहिए। गुड रीडिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, 3 घंटा 4 घंटा बैठे हो, पढ़ रहे हो और बिल्कुल थक नहीं रहे हो, आपका दिमाग आपको बोल नहीं रहा है कि चल बाहर निकल और कुछ कर ले। ये डेवलप करना है। जो बच्चे 3 से 4 घंटे एट ए स्ट्रेच, है ना, पढ़ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, बुक पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हेन यू आर बीइंग टोल्ड कि बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, क्यों ऐसा बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं। ठीक है, एन आई फॉर डिटेल। जब आप 2 घंटे के बाद तीसरे घंटे में जब बुक पढ़ रहे हो तब आपका ध्यान उतना ही होना चाहिए जितना आप पहले 15 मिनट में या 10 मिनट में आपका फोकस था। बिल्कुल जरूरी है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। और फ्लेक्सिबल माइंडसेट भी चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में पेपर में कुछ अजीब बदलाव आया, उस बदलाव को समझने के काबिल होने चाहिए। मैंने देखा था इस साल एलेट में बहुत सारे बच्चे बस यही फ्लेक्सिबल माइंडसेट की वजह से काम नहीं कर पाए। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया उनका। ठीक है, इस एग्जाम में स्पीड में काम करना है तो आपको, है ना, बहुत जल्दी से, तेजी से अगर ये मेथड समझ में आ गई कि ऑप्शन में से काम कैसे करना, बहुत अच्छी बात है। ये सुनो, ठीक है, अपने समय को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना। दोस्तों, अगर आप अपने समय को रोज रोज सही तरीके से डेवलप कर पाओगे, इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे, तो एग्जाम के 2 घंटे भी मैनेज कर पाओगे। पर तुम्हारा समय तुम डेली ढंग से मैनेज ही नहीं कर पाते हो तो तुम एग्जाम में अपना समय कैसे मैनेज कर पाओगे? तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा गणित है। डेली टारगेट रखे कि ये मेरा काम है आज का और ये मेरा डेली टारगेट खत्म होना चाहिए। और इसीलिए हमारे कोर्स के अंदर हम इसी टारगेट बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। 5 जनवरी से जो बैच चालू होगा वो होगा टारगेटेड वर्क वाला। हम आपको डेली कुछ टारगेट देंगे, वो टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप अपने डेली टारगेट कंप्लीट कर पाओगे तो एग्जाम के दिन भी आप अपना काम कर ही पाओगे। सिंपल सा गणित है। प्रेशर है भाई, है ना, ये एग्जाम सिंपल सी एग्जाम थोड़ी है। 60,000 बच्चे एग्जाम देंगे। 60,000 बच्चों में से, है ना, आपकी कैटेगरी में कुछ और कम बच्चे होंगे, पर आपको आपकी कैटेगरी में टॉप में आना है, या तो टॉप 300 में आना है, टॉप 500 में आना है। ये आपका काम होना चाहिए। ये सुनो, तो दोस्तों, इस विचारधारा के द्वारा हमने ये बैच बनाई है, जो बैच चालू हो रही है 5 जनवरी से। 5 जनवरी से बैच चालू होगी। इस बैच में एडमिशन के लिए एक टेस्ट देना है, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस के ऊपर ही बच्चे का एडमिशन होगा। ये बिल्कुल ध्यान रहे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे लेने वाले हैं। आज लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का। ठीक है, इसका एप्लीकेशन राउंड 1 का लास्ट डेट आज है। ठीक है ना, 2 जनवरी आज लास्ट डेट है। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे एप्लीकेशन का लिंक डायरेक्टली देके रखा हुआ है गूगल फॉर्म पे।
प्लीज उसको देखिएगा, वहां से फिल करिए और फिर हम आपको से टेस्ट का से लिंक देंगे। अभी तक देर आर मोर देन 120 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड। प्रिसाइजली नंबर बोलो तो 102 127 के आजू बाजू कोई नंबर है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर मेनी ऑफ यू टू अप्लाई बिकॉज आई वॉन्ट दोज से समझदार बच्चा, ऐसा बंदा जो मुझे कमिटमेंट दे कि यस सर मैं आपके साथ मेहनत करूंगा और इसीलिए मैं आपको टॉप 100 तक ले जाने का वादा करता हूं। दोस्तों ये मेरी तरफ से आपको कमिटमेंट है कि मैं आपको टॉप 100 में लेके जाऊंगा, ठीक है। जैसे हर साल बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो मैं आपको इस नई बैच के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। आइए ज्वाइन करिए इस बैच को एंड हमारी इस सोच, हमारी इस मेथड के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सही है, चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट मिस आउट। अपने सपने को कभी नीचा मत करिए, अपनी कैपेबिलिटी को उस लेवल तक बढ़ाइए, अपने सपने तक बढ़ाइए, ताकि आप जब एग्जाम के बाद बाहर निकले तो लोग ये बोले कि यार बंदे में दम था, अच्छा स्कोर लेकर आया है। दोस्तों इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप सब लोग मेरे साथ ऐसी मेहनत करेंगे, मैं आप सबको इस नई बैच में इनवाइट करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट।